आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी स्टूडेंट ये बता देंगे कैसे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको पता है कि रेलवे से संबंधित मैं आपके सामने थ्योरी पढ़ाने लगा हूं। तो कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाने का काम किया था लाइट या प्रकाश। आपका जो प्यार और रिस्पॉन्स मिला उस क्लास के दौरान, उसी को देखते हुए मैं एक और मुश्किल जो टॉपिक है आपके सामने वो सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसको आपसे बार बार डर लगता है कि सर ये चैप्टर ऐसा है कि जहाँ पे चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि चीज़ें कैसे एनालाइज करना है, आपको चीज़ें कैसे सीखनी है। तो देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है भाई, सर वो हमारा टॉपिक कौन सा है। तो वो टॉपिक है दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए, उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए। सर वो टॉपिक हमारा कौन सा है, दर्पण एवं लेंस। दर्पण एवं लेंस। दर्पण एवं लेंस। भाई जैसा कि आपको पता है कि सर इस टॉपिक में हमसे 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि बताइए कहाँ कौन सा दर्पण कहाँ पर यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसी वस्तु को अगर अनंत पे रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन सर ये पूछा जाता है कि बताइए जो दर्पण होंगे वो आभासी बनेंगे, सीधे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे या उल्टे बनेंगे। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम आज पता करेंगे कि आपकी ये चीजें आई कहाँ से, सर इनको आसान शब्दों में कैसे सीखा जाए। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि दर्पण और लेंस में क्या फर्क होता है। सर दर्पण एक ऐसा आपका यंत्र होता है या एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी चीज होती है जिससे लाइट जो होती है वो आर पार न गुजरे, या जिसकी एक सतह को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। और ये पॉलिश जो होती है ये किसकी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। चलो सर ये बात हमें पता चल गई। लेंस क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे प्रकाश आपका आर पार गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना सर दर्पण। क्या डाल लेंगे, दर्पण डाल लेंगे। और दर्पण आपको पता है आमतौर पे हमने 3 दर्पणों के नाम सुने हैं सर। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए अवतल दर्पण। बहुत आसान सी चीजें हैं, इत्मीनान से आपको पढ़ना है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से संबंधित हम पढ़ेंगे। सर अवतल दर्पण की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी चम्मच को देखा होगा। सर चम्मच की जो अंदर की सतह होती है, चम्मच कुछ इस वे से होती है, तो जो चम्मच के अंदर की सतह होती है ना वो अवतल दर्पण की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है,
अवतल दर्पण की। और जो चम्मच की बाहरी सतह जो होती है वो किसकी तरह काम करती है, उत्तल दर्पण के तरह काम करते हैं। सर ये हमने बना लिया एक आपका अवतल दर्पण, क्या बना लिया, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आपका जो पॉलिश की जाती है वो किस तरफ की जाती है सर, बाहर की तरफ की जाती है। किस तरफ की जाती है, बाहर की तरफ की जाती है। सर ये हमने कर दी इस पे पॉलिश, क्या कर दी, पॉलिश कर दी। सर इस दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच हमने एक रेखा को, एक लाइन खींच दी। और सर जो ये लाइन खींची है जहां से ये दर्पण से गुजरती है उसको कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। जहां से ये आपके बीचों बीच रेखा गुजरती है उसको क्या कहा जाता है सर, पोल कहा जाता है। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सर अब हमने इस पे क्या डाल दी सर, लाइट डाल दी। अब हमने इस पे डाली सर लाइट, ये डाल दी सर लाइट इस पे। सर जब लाइट डाली ना तो इसके द्वारा जो किरण थी प्रकाश को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। और परावर्तित करके इनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो जहां पर प्रकाश को इकट्ठा किया ना उसको कहा जाता है सर फोकस। उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। बड़े एफ से इसको डिनोट करते हैं सर। इसको क्या कहा जाता है, तो सर इसको कहा जाता है फोकस। इसको क्या कहा जाता है सर, फोकस कहा जाता है। तो इसको बड़े एफ से लिखते हैं। चलो ये लिख दिया सर। सर ये जो आपका दर्पण है अगर इसको आगे बढ़ाएंगे इस वे से तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और सर सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है, एक केंद्र होता है भाई आपका किसी भी चीज का। सर अगर इस दर्पण से हम इतनी दूरी पर चले जाएं कि वहां से हम दिखाई नहीं दे तो उसको क्या कहा जाता है सर, अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। तो ये आपको कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज सर, सी का मतलब होता है सेंटर, एफ का मतलब होता है फोकस, पी का मतलब होता है पोल और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। तो देखो नोट करके लिख लेंगे कुछ पॉइंट आपका। सर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सर पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है सर पोल। पोल का मतलब होता है सर ध्रुव। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है भाई। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। दूसरा सर सी का मतलब होता है सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर। दूसरा क्या होता है, सेंटर। सर एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है सर फोकस। एफ का मतलब क्या होता है सर, फोकस होता है। एफ का मतलब क्या होता है सर, फोकस होता है। अब देखो सर यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना फोकस और पोल के बीच की दूरी, इसको कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। और सेंटर से आपका जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि जो होती है, उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है सर, रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। तो सर स्मॉल एफ से हमने क्या कर दिया सर, उससे डिनोट कर दिया फोकस लेंथ को या फोकस दूरी को डिनोट कर दिया। हिंदी में लिख लीजिए फोकस दूरी। क्या किया, इससे डिनोट किया सर फोकस दूरी को। सर आर से क्या लिख दिया, आर से लिख दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपका आर से लिख दिया सर तिरछा। क्या लिख दिया, तिरछा। सर इतनी कहानी हम समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है सर, जो रेडियस होती है ना वो आपकी फोकल लेंथ की दुगनी होती है सर। फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगनी होती है। सर इसका मतलब क्या है सर, जो फोकस दूरी होती है ना वो रेडियस की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है भाई, आधी होती है। चलो सर इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। देखो क्या क्या बात बताया हमने। पी का मतलब होता है पोल, एफ का मतलब होता है सर फोकस, सी का मतलब क्या होता है सेंटर, आर का मतलब रेडियस और एफ का मतलब क्या होता है सर, आपका फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना सर, जो अवतल दर्पण होता है ना इसके द्वारा किरणों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया सर। इकट्ठे करने को बोलते हैं सर कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग को हिंदी में कहते हैं सर अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कन्वर्जिंग को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलो सर इतनी कहानी समझ में आई भाई, चीजों को इकट्ठा किया है। अब इकट्ठा करने को क्या कहते हैं सर, कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। सर कनकेव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है, तो सर कौन सा होता है, सर वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है।
सर इससे आगे क्या पूछा जाता है, अब यहां पे हम दो बात नोट करेंगे। क्या भाई, कोई वस्तु अगर होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए, कोई वस्तु हमें कहीं पे रखनी है, तो सर उस ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करेंगे? सर ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे सर्कल से। अगर बात की जाए सर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उसको हम किससे लिखेंगे? सर प्रतिबिंब को लिखेंगे हम रेक्टेंगल आयत से। किससे लिखेंगे? आयत से लिखेंगे। सर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। और इमेज का मतलब क्या होता है? सर प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, सर अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां कहां पर रख सकते हैं? अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां कहां पर रख सकते हैं? भाई एक बात सोच के देखो खुद। मैंने कहा कि आपके पास, आपको ए से बी पे जाना है और बीच में एक पॉइंट है सी, और मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूं, तो आप बताइए मुझे आप कहां कहां मिलेंगे? तो सर आप ये कहोगे कि सर या तो मैं एग्जैक्टली बिल्कुल ए स्थान पर आपको खड़ा मिलूंगा, या कहां पर मिलूंगा? ए और सी के बीच में, या कहां पर मिलूंगा? सी के बीच में, या सी और बी के बीच में, या कहां पर मिल जाऊंगा? सर है बी पे मिल जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर आपसे 3 जगह दे रखे हैं तो आप वस्तु कितनी जगह रख सकते हो? सर 5 जगह आपकी वस्तु रखी जा सकती है। सेम एज इट इज बात कहां पर है? अवतल दर्पण के सामने। सर वस्तु कहां कहां पर रख सकते हैं? तो सर वस्तु रख सकते हैं हम इन्फिनिटी पे। कहां पर रख सकते हैं? इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। सर वस्तु को कहां पर रख सकते हैं? इन्फिनिटी और है सेंटर के बीच में। सर वस्तु को कहां पर रख सकते हैं? सेंटर पे। कहां पर रख सकते हैं? सेंटर पे। सर वस्तु को कहां पर रख सकते हैं? सेंटर और फोकस के बीच में। और कहां पर रख सकते हैं? सर फोकस पे। और कहां पर रख सकते हैं? फोकस और है पोल के बीच में। तो सर इसका मतलब जो आपका अवतल दर्पण होता है उसके सामने अगर वस्तु की बात की जाए तो हम वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं? सर 6 जगह रख सकते हैं। सबसे पहले सर हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पे रख सकते हैं, फिर सेंटर और पोल फोकस के बीच में, फिर फोकस पे रख सकते हैं, और फिर फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, सर मजा आ गया इतनी बात सुन के। तो अब तो ये आसान सी लगने लगी। अब देखो सर इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सर प्रतिबिंब को डिनोट करेंगे सर हम किससे? सर रेक्टेंगल से, आयत से डिनोट करेंगे। अगर वस्तु कहां पर है? इन्फिनिटी पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कहां पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। और फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो बिंदु आकार का बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, छोटा सा बनेगा। सर अगर वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखें तो हम सर वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? सर वो बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में। किस में बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। अगर सर वस्तु को सेंटर पे रखा गया है, केंद्र पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? फोकस सेंटर पे बनेगा। सर कहां पर बनेगा? सेंटर पे। अगर वस्तु को सर आपका सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है तो आपका वो बनेगा सर आपका कहां पर? सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। अगर सर वस्तु को फोकस पे रखा गया ना तो वो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सर वो प्रतिबिंब बनेगा सर आपका इन्फिनिटी पे। कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। सर इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। सर कैसे याद रखेंगे इन चीजों को? देखो 1 नंबर वाला प्रतिबिंब बनेगा सर कहां पर है? आपका फोकस पे। अगर 2 वाला कहां पर बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। 3 वाला कहां पर बनेगा? सर सेंटर पे बनेगा। 4 वाला कहां पर बनेगा? सेंटर और इन्फिनिटी पे। और 5 वाला कहां पर बनेगा? सर वो बनेगा इन्फिनिटी पे। कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब जो 1 नंबर पे वस्तु रखी थी उसका बनेगा सर फोकस पे। सर एक वस्तु और बच गई तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी तरफ। और किसके बीच में बनेगा? सर फोकस और पोल के बीच में। सर ये जो प्रतिबिंब है ये कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का प्रतिबिंब है। कौन से नंबर का भाई? 6ठे नंबर का। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आपको जिंदगी भर याद रहेगी। सर अगर लाइन से ऊपर प्रतिबिंब बनता है, अगर लाइन से ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो वो जो प्रतिबिंब है वो आपका हमेशा क्या रहेगा? आभासी एवं सीधा रहेगा। क्या रहेगा? आभासी एवं सीधा रहेगा। सर लाइन से अगर ऊपर आपका प्रतिबिंब बनता है तो सर वो क्या रहेगा? आभासी एवं सीधा।
सर अगर लाइन से नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या रहेगा, हमेशा वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। याद रखना, आपसे 4 ऑप्शन देता है। वो कहेगा किसी दर्पण के सामने या अवतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस टाइप के बनते हैं। तो एक बात जिंदगी में याद रख लेना, जो प्रतिबिंब आभासी होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब बता दीजिए कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है तो प्रतिबिंब आपके कैसे कैसे बनते हैं। सर कुछ प्रतिबिंब तो ऐसे होते हैं जो क्या बनते हैं, वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। सर क्या बनते हैं, वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। सर कुछ ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो आपके आभासी एवं सीधे बनते हैं। आभासी एवं सीधे बनते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, वो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। सर दोनों प्रकार के कौन कौन से, आभासी और सीधे भी बनाता है, वास्तविक एवं उल्टे भी बनाता है। सर वास्तविक एवं उल्टे भी बनाता है। चलो सर लिख देता हूं मैं ये बात कि नोट करके लिख लेना कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल जो दर्पण होता है ना वो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आसान सा पॉइंट है भाई। क्या पॉइंट है, अब एक बात बताओ सर, जितना हम दर्पण के नजदीक आते रहे, सर सबसे पहले मैं खड़ा था इन्फिनिटी पर, इमेज दिखाई दी हमें बिल्कुल बिंदु टाइप की छोटी इमेज दिखाई दी। सर फिर मैं आ गया इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, इमेज का साइज क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। सर फिर मैं सेंटर पे आया ना, तो सेंटर पे जो आपका वस्तु बनी वो आपके बिल्कुल एज इट इज बनी। अगर वस्तु की हाइट 5 फीट की है ना तो उसकी इमेज की हाइट भी कितनी है, 5 फीट पे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसके समान प्रतिबिंब बने, तो कहां पर सर, सेंटर पे रखेंगे। सर जब मैं सेंटर से आगे गया, कहां पर, सेंटर और फोकस के बीच में, तो वस्तु का जो साइज है, वस्तु का जो साइज है उससे प्रतिबिंब का साइज क्या बना सर, बड़ा बना। जैसे 4 नंबर पे बन रहा है, अगर 5 पे फोकस पे गए ना तो और बड़ा बना, या आप कह लीजिए सबसे बड़ा प्रतिबिंब ना। और 6 पर अगर गया ना तो वस्तु के साइज से बड़ा तो बनेगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा। तो सर इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। सर ये सारी की सारी बातें देखो, 3 पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। क्या क्या लिखना है सर, सबसे पहले आप लिखेंगे, आपसे कहे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बिल्कुल बराबर बने। वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर कब होगा, आकार बराबर कब होगा, तो बराबर होगा कब होगा भाई, तो सर वो होगा जब हम वस्तु को कहां पर रखें, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए, जब वस्तु को सेंटर पे रखा जाए। सर आपका कहां पर रखा जाए, सॉरी सेंटर पे रखा जाए। कहां पर रखा जाए, सेंटर पर रखा जाए। सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बताइए सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो सर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखना सर सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब है ना वो कब बनेगा, वो रब बनेगा सर जब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे सर, फोकस पे। सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर वस्तु को रखने पर, फोकस पर वस्तु को रखने पर, वस्तु को रखने पर। तो सर ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात देखो, पिछली स्लाइड में मैं फिर से वापस आता हूं। सर पिछली स्लाइड में क्या लिखा था, सर यहीं पे लिख देते हैं। सर जो 5 नंबर का प्रतिबिंब है ना ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को कहां पर रखा जाए सर, इन्फिनिटी पे रखा जाए।
और अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तो होगा, बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा भाई, बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपने अपने दिमाग से एक बात निकाली, सर एक निष्कर्ष निकाल लिया हमने, आपने इतनी बात समझा दी, तो सर क्या निष्कर्ष निकाल लिया? सर हमने निकाल लिया एक निष्कर्ष, सर एक निष्कर्ष निकाल लिया हमने। क्या निष्कर्ष निकाला सर? सर वो निष्कर्ष ये निकाला हमने कि जितना प्रतिबिंब के नजदीक जाएंगे, जितना सर सॉरी दर्पण के नजदीक जाएंगे, जो वस्तु का आकार है ना, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है सर? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो सर इससे निष्कर्ष ये निकला कि दर्पण के नजदीक जाने पर, दर्पण के नजदीक जाने पर आपका जो प्रतिबिंब है ना वो हमेशा लगातार बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। भाई शुरुआत में तो क्या बना था? छोटा बना था, पहले छोटा बना, फिर क्या बन रहा है? आपका बड़ा बन रहा है। भाई इंफिनिटी पे था तो बिंदु सा बना, फिर थोड़ा सा आगे गया तो और बड़ा बना, फिर सेंटर पे गया तो आपके बराबर बना, फिर उसके बाद लगातार जो प्रतिबिंब है ना उसका साइज बड़ा बन रहा है। अब एक बात देखो सर, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो सर इसका जो प्रयोग है ना वो कहां पर किया जाता है वो देख लेना। सर इसका जो प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर वहां पर किया जाएगा जहां पर चीजों को बड़ा करके देखना हो। तो लिखिए यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले कहां पर किया जाता है देख लीजिए। सर इसका जो प्रयोग किया जाता है ना वो किया जाता है आपका सेविंग मिरर में, हजामत करने वाले दर्पण में। हजामत करने वाले जो दर्पण होते हैं ना उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हजामत करने वाले जो दर्पण होते हैं ना, हजामत करने में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण में, हजामत करने में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण में। सर ऐसा क्यों होता है? सर इसका प्रयोग किया जाता है, सर जब सेविंग करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि अपने चेहरे की इमेज क्या दिखे? बड़ी दिखे, ताकि हम आसानी से क्या कर सकें? सेविंग कर सकें। सर दूसरा इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में। कहां पर किया जाता है सर? गाड़ियों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। और सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है सर? सर्च लाइट में, सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखना आजकल जो गाड़ियां हैं ना उसमें किसका प्रयोग करने लगे? तो पैराबोलिक दर्पण का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? पैराबोलिक। किसका प्रयोग करने लगे? पैराबोलिक दर्पण का प्रयोग करने लगे। पैराबोलिक दर्पण का प्रयोग करने लगे। किसका? परवलयाकार लिख लीजिए। किसका प्रयोग करने लगे? परवलयाकार, हिंदी में लिख लीजिए परवलयाकार। परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? परवलयाकार। सर तीसरा इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं ना, ईयर नोज टीथ, ईएनटी की जांच में, कान नाक और जो दांत होते हैं ना उनकी जांच में डॉक्टर चाहता है कि आपके कान की इमेज क्या दिखे? बड़ी दिखे। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सर ईएनटी डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो सर वो आपका किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर चौथा इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो सौर कुकर जो होता है ना, सौर कुकर, सौर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सौर कुकर में किया जाता है। सर सौर कुकर में क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर जब प्रकाश की लाइट सौर कुकर पे पड़ेगी तो ये क्या चाहेगा कि किरणों को क्या किया जाए? इकट्ठा किया जाए। तो सर इकट्ठा करने में, करेगा तो क्या हो जाएगी? उष्मा ज्यादा आएगी। तो इसीलिए इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर सौर कुकर में किया जाता है। पांचवा सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो टेलीस्कोप होते हैं ना, टेलीस्कोप जो होते हैं उसमें आपका इसका प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब एक बात बता दीजिए, अवतल दर्पण की कहानी आज के बाद कोई पूछे आपसे तो बता दोगे या नहीं बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। सर अवतल दर्पण की तो कहानी छोटी सी है। क्या कहानी है? अवतल दर्पण की अगर बात की जाए तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा, वास्तविक एवं उल्टा दोनों प्रकार के बनेंगे। क्या बनेंगे? दोनों प्रकार के बनेंगे। दूसरा सर
ये प्रतिबिंब आपका बड़ा बनाने का काम करता है जब दर्पण की तरफ जाते हैं, या हम कह सकते हैं सर जितना नजदीक जाएंगे दर्पण उतना ही क्या बनेगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब जो बनाएगा वो बड़ा बनेगा। तीसरा सर ये किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। चौथा सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो याद रखना सर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहां पर बनेगा? जब वस्तु को कहां पर रखा जाए? फोकस पे रखा जाए। नेक्स्ट लिख लीजिए आपका कौन सा दर्पण है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए सर उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। बहुत आसान सा है, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई। अब ज्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं उत्तल दर्पण में। तो सर जैसे देखो उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण की कौन सी सतह को पॉलिश किया जाता है सर? अंदर की सतह को पॉलिश किया जाता है। सर ये कर दिया हमने, इसकी अंदर की सतह को पॉलिश। ये तो बहुत आसान सा है, आपका 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। ये सर उत्तल दर्पण। अब एक बात बताओ, दर्पण के बीचों बीच से जो आपका गुजरता है सर उसको क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? उसको कहा जाता है सर पोल। अब एक बात देखो सर, हमने इस पे डाल दी लाइट, ये डाली सर लाइट, और जैसे ही लाइट डाली तो सर ये लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है सर? फैला देता है। सर जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना तो ये एक जगह मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एक जगह मिल जाते हैं। सर ये यहां पे मिल गई सर, तो इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार सर इनको भी करेंगे तो ये आगे की तरफ मिल जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया सर? फोकस हो गया। सर इसका भी एक क्या होगा? सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। सर जितनी दूर इस साइड सेंटर होगा इतनी दूर क्या होगा? इसका भी एक सेंटर होगा। और सर एक क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। सेम एज इट इज चीजें कहां पर होंगी? आपकी इसी साइड होंगी। सर एक सेंटर होगा और एक क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। चलो सर ये तो आसान सी बात थी, सारी की सारी चीजों का मतलब समझ गए। आपको ये भी पता चल गया कि सी का मतलब क्या होता है? सेंटर, एफ का मतलब होता है फोकस, पी का मतलब होता है पोल, और ये होता है आपका इन्फिनिटी। सर उत्तल दर्पण होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब एक बात देखो, ये किरणों को फैलाने का काम करता है सर, डाइवर्ज करने का काम करता है। इसीलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। चलो सर ये बात भी याद रह जाएगी। मैंने क्या बताया था? किसी वस्तु को किससे डिनोट करेंगे सर? वस्तु को डिनोट करेंगे सर सर्कल से। और जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, उसको डिनोट किससे करेंगे सर? उसको डिनोट करेंगे सर हम आयत से। किससे डिनोट करेंगे सर? आयत से डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब को डिनोट किससे करेंगे सर? आयत से डिनोट करेंगे। अब देखो सर वस्तु को कहां कहां पर रख सकते हैं सर? वस्तु को रख सकते हैं सर हम, एक तो रख सकते हैं यहां पे इन्फिनिटी पे रख सकते हैं सर, दूसरा रख सकते हैं इन्फिनिटी और सेंटर पे, तीसरा सर सेंटर पे, चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे और छठा फोकस और पोल के बीच में। मैं नंबर डाल देता हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। सर सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरी वस्तु, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर छठी। ये तो सर सभी को समझ में आ गया कि वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। तो सर इन्फिनिटी पे आपका सेंटर पे, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस, फोकस और फोकस और पोल के बीच में। अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सर दर्पण के अगली साइड। तो सर सबसे पहले बनेगा यहां पे, ये बनेगा सर 1 नंबर वाला, फिर बनेगा यहां पे 2 नंबर, फिर बनेगा सर यहां पे 3 नंबर, फिर देखिए कौन सा बनेगा 4 नंबर, फिर बनेगा सर 5 नंबर, और फिर बनेगा सर 6 नंबर। इस वे से बनेगा। ये बनेंगे सर 6 प्रतिबिंब। कितने बनेंगे? 6 प्रतिबिंब। अब एक बात बताओ, प्रतिबिंब जो बन रहे हैं वो लाइन से ऊपर बन रहे हैं या नीचे बन रहे हैं? सर लाइन से क्या बन रहे हैं? ऊपर बन रहे हैं। इसका मतलब सर उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा सर प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा एक बात याद रखना सर, ये जो दर्पण होता है ना, ये इसमें जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु को चाहे कहीं पे रख लीजिए, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से छोटा लिखेगा। एक शब्द लिख देता हूं, हमेशा। तो याद रखना हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा?
हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आई बात? हमेशा प्रतिबिंब बनेगा सर वस्तु से छोटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात देखो सर, इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले एक बात देखो सर, प्रतिबिंब जो बन रहा है सर वो आपका आभासी और सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं ना, तो आप लिख लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर होते हैं, उसमें आपका किसका प्रयोग किया जाता है? सर उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। किसका किया जाता है सर? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर जो एटीएम मशीन होती है ना, एटीएम मशीन, उसके ऊपर आप जैसे पैसा निकालते हैं सर, ऐसे पैसे निकालते हैं, तो बराबर में एक दर्पण होता है क्या, ताकि आपके पीछे वाले को दिख जाए कि वो आपका पासवर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा गोलाकार दर्पण लगा होता है सर, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तीसरा सर इसका प्रयोग किया जाता है जो आपके मेट्रो स्टेशन होते हैं ना, वहां पर प्रयोग किया जाता है। मेट्रो स्टेशन पर जो मशीन लगी होती है ना, उस पे प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सारपटन में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सारपटन। सर सारपटन क्या होता है? तेज घुमावदार जो मोड़ होते हैं ना, तेज घुमावदार मोड़, वहां पे दुर्घटना से बचने के लिए, ताकि आगे से आने वाला व्हीकल दिख जाए, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर आपका तेज घुमावदार मोड़ पे आपका किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा सर इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सर हम बेरोजगार हैं, सुबह से शाम तक गलियों में घूमते रहते हैं, अब और तो कोई काम नहीं, तो गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो क्या करती हैं? प्रकाश को फैलाने का काम करती हैं। भाई हम क्या चाहते हैं कि एक लाइट के द्वारा पूरे के पूरी गली में क्या हो जाए? रोशनी हो जाए। तो जो रोशनी आपकी पूरी की पूरी गली में फैलती है, तो फैलाने का काम किसका होता है? सर वो होता है उत्तल दर्पण का। तो जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट जो लाइट होती हैं, गली में जो लाइट लगे होते हैं सर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर वो प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, कौन सा कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो आप एक बार जल्दी से बता दीजिए आपको चीज समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से सारे के सारे बच्चे बता देंगे चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, फिर उसके बाद बताओ शाबाश। तो चलो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए कॉपी में नोट करना है। उसके बाद 20 तारीख के बाद, ये मान के चलो जो आगामी 21 तारीख है, उसके बाद मैं रेलवे की एक नई टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, जिसमें आपके केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी होंगे और बायो के आपके डिफिकल्ट वर्ड भी होंगे, तो एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसमें आपका वो सीरीज हम ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आप इन थ्योरी क्लास को पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।